Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दोस्तों, जहां एक तरफ 2030 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शुमार हो जाएगा, तीसरे पायदान पर भारत आ जाएगा जापान जैसी बड़ी इकोनॉमी को पछाड़ते हुए। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना अपने पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी चाइना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। और ये हम नहीं, ये कह रहे हैं चाइना के प्रेसिडेंट की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी भी क्रिटिकल स्टेज पे है चाइना में। क्या है पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत अगले 3 साल भी विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा और इसकी वजह से भारत 2030 तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। पिछले ही हफ्ते नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा नेशनल अकाउंट्स डेटा रिलीज किया गया, उसमें भी ये दिखा है कि भारतीय इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.6% के दर से ग्रो हुई है जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में। यहां पर जो एस्टिमेट था वो 7% का था ग्रोथ रेट का। अभी जो ग्रोथ जंप देखा गया है वो क्यों देखा गया है, वो मेनली देखा गया है बिकॉज देयर इज अ राइज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इसके अलावा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स के चलते। वहीं सर्विस सेक्टर थोड़ा सा मॉडरेशन में यहां पर दिखा है, इसमें मॉडरेशन देखने को मिली है। यहां मैं वापस आऊं, अगर S&P ग्लोबल के बारे में अगर बात करें तो S&P ग्लोबल एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत, जो कि अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो ग्रो करने वाली है एट द रेट ऑफ 6.4% इन दिस फिस्कल ईयर। और एस्टिमेट ग्रोथ जो लगाई जा रही है वो कहा जा रहा है कि वो 7% तक चली जाएगी बाय 2027। इसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, जहां इसकी ग्रोथ इस साल 5.4% की देखी जा रही है, वहीं 2026 तक ये घटकर 4.6 हो जाएगी। मतलब रिकवरी के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, डेट्रिएशन ही यहां देखने को मिल रहा है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दोस्तों, NDLive10 ये मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल बेस्ट डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफलाइन सेंटर्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में एक काउंसलिंग फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं। वहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट NDLive10 देयर, मेरा कोड होगा, सो दैट अगर आप वो यूज करते हैं तो मैं भी आपको मदद कर पाऊंगी, गाइड कर पाऊंगी। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन ओपन है फॉर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। अभी अपनी IAS की जर्नी शुरू कीजिए हमारे अनअकैडमी IAS सेंटर्स के साथ। यहाँ पर आपको 15 दिसंबर तक कोर्स में काफी ज्यादा, कोर्स फी में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लैट 40% का डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस 30 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं इन करोल बाग एंड मुखर्जी नगर सेंटर्स। अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप दिल्ली के बाहर प्रयागराज वाले एरिया में हैं तो प्रयागराज में भी बहुत ही जल्दी अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर शुरू होने वाला है, वहां जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन क्या याद रखना है, दी कोड विच इज NDLive10। चलिए, भारत की, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारत की बात करें, तो हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है एट प्रेजेंट। वी आर बिहाइंड US नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, देन जर्मनी एंड जापान। ये 4 कंट्रीज हैं जो भारत से आगे हैं फिलहाल। और आने वाले समय में 2030 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए। नाउ S&P की रिपोर्ट में ये भी स्ट्रेस किया है बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ अनलॉकिंग लेबर मार्केट पोटेंशियल। जो हमारा लेबर मार्केट है उसकी पोटेंशियल को अनलॉक करना जरूरी होगा, आवश्यक होगा। इस लेवल पर अगर हमें पहुंचना है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कैसे किया जाएगा ये अनलॉक, थ्रू अपस्किलिंग दी वर्कर्स, जो वर्कफोर्स है हमारे उसको अपस्किल करके, और साथ में फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ा के इन दी वर्कफोर्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो इन एरियाज में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एनेबल करेगा भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने में। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर 53% जो हमारे नागरिक हैं वो 30 साल से कम आयु के हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहां से हमें बेनिफिट पहुंचाएगा।
जल्दी से डेमोग्राफिक डिविडेंड बता देती हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड कब अकर करता है, कब होता है? जब जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल है टोटल पॉपुलेशन में वो हाई होता है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अभी हमने देखा कि 53% हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम आयु की है, 30 साल तक की है ना, अंडर द एज ऑफ 30 है। तो ये वाली चीज, इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पोटेंशियल है कि वो प्रोडक्टिव हो और वो इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। तो यहां पर ये एडवांटेज भारत के पास डेफिनेटली है। नाउ अलोंग विद दी लेबर वर्कफोर्स, यहाँ पर एसएनपी ने हाईलाइट किया कि हमारे पास पोटेंशियल है हमारे डोमेस्टिक डिजिटल मार्केट को थ्राइव करने की, उसको भी हमें बढ़ाना है, जिससे कि हम जो इंडिया का हाई ग्रोथ स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको एक्सपैंड कर पाए, पर्टिकुलरली इन फाइनेंशियल एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अगले आने वाले एक दशक में। ठीक, ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं हम तैयार हैं फॉर द ग्रोथ, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर देखें, जो बुनियादी ढांचा है वो तैयार है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ये सभी तैयार है। तो यहाँ भी हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ये भी ग्रोथ के लिए रेडी है। ठीक है, वहीं चाइनीज इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, एशिया पैसिफिक का जो ग्रोथ इंजन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो शिफ्ट हो जाएगा साउथ की तरफ अब, फ्रॉम एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम चाइना। चाइना से अब हम भारत की तरफ कहीं ना कहीं रुख करते हुए देख रहे हैं एशिया पैसिफिक के ग्रोथ इंजन की, बिकॉज जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है ना। यहाँ पर एसएनपी ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो हो गया है टू 4.6% इन 2024, 23 में 5.4% है, तो इससे घटकर 4.6 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा 2025 में 4.8 तक, 4.6 से 4.8 आएगा और फिर वापस 2026 में 4.6 पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है वो बताई गई है एसएनपी के द्वारा। चाइना के संबंध में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने भी कहा है कि चाइना की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी भी क्रिटिकल स्टेज में है। हाँ, एक तरफ जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं वो काफी स्लगिश हैं और साथ में प्रॉपर्टी सेक्टर भी जो है वो थोड़ा कोशिश कर रहा है रिबाउंड करने की पोस्ट पेंडेमिक एरा से, पोस्ट पेंडेमिक पीरियड से, लेकिन अभी भी उतनी तेजी से वो नहीं आगे बढ़ रहा है, दो इट इज ट्राइंग। यहाँ पर जी ने रिकमेंड किया है स्टिमुलस मेजर्स, जहाँ पर जो कंट्री का जो डेवलपमेंट सिचुएशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एडवर्स फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं इस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाने में, विच इंक्लूड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडवर्स है, टूवर्ड चाइना नहीं है, अगेंस्ट चाइना है, इतना फेवरेबल नहीं है चाइना के लिए फिलहाल की जो स्थिति है। यहाँ जी ने ये भी एम्फसाइज किया है कि भाई अब उनको आवश्यकता है आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ रिलायंस की यहाँ पर बात की गई है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, और साथ साथ एक नया डेवलपमेंट लेआउट भी एक्सेलरेट, मतलब उसको भी क्रिएट किया जाए, ऐसा भी उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। अब ये जो चाइना की जो स्थिति है, ये जो डिप हम देख रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है लॉस्ट मोमेंटम। देखो, पिछले कुछ समय से जिस तरह के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो रहे हैं चाइना के विद इट्स नेबर्स और यूएस एटसेट्रा, उससे कहीं ना कहीं जो डिमांड है चाइनीज गुड्स की वो गिरी है। ग्लोबल ग्रोथ भी स्लो हुई है पर चाइनीज डिमांड भी गिरी है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जिसने कहीं ना कहीं कंसर्न्स पैदा किए हैं बीजिंग की एबिलिटी को टू माउंट अ रोबस्ट पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी। उस तरह से वो नहीं आ पाए हैं आगे। इसके अलावा चाइना का जो वास्ट रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी गहरे डेट क्राइसिस में है, जिसमें से जो नेशन, मतलब चाइना के जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उन पर $100 बिलियन का कर्जा है, वो उनको देना है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को छोड़ भी रहे हैं। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट अगर मैं बात करूं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज these account for around a quarter of China's gross domestic product, मतलब 1/4 जो है जीडीपी उसमें यही सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिप आएगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी में भी डिप देखने को मिल रहा है चाइना में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों। If you like it, please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That will be all from my side. Thank you. Take care. God bless you.